प्यारे बच्चों, जेटी एकेडमी के अंदर आप तमाम बच्चों का इस्तकबाल है। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको 12 क्लास उर्दू सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 6 जो हम और आप पढ़े थे, उस चैप्टर के अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवालात यानी मुख्तसर तरीन सवालात जो आपके बोर्ड के इम्तिहान में पूछी जाती हैं, आज हम सब उन तमाम सवालों का हल करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप तमाम बच्चों एक बात को ज़हन नशी कर ले, हम किसी भी चैप्टर को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को पढ़ने से पहले उस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ ले, ताकि जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव उस चैप्टर को आपकी पढ़ाया जाए, आपको उस चैप्टर की ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पढ़ाया जाए, वो तमाम बात आपको अच्छी तरीके से ज़हन नशी हो जाए और आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। इसलिए मैं आप तमाम बच्चों से गुजारिश करता हूं कि जो बच्चे चैप्टर नंबर 6 को नहीं देखे हैं, वो जरूर में जरूर चैप्टर नंबर 6 को देख लें या चैप्टर नंबर 6 को पढ़ लें, ताकि जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आज हम लोग हल करने जा रहे हैं वो आसानी के साथ हम सबों को समझ में आ जाए। तो मैंने चैप्टर नंबर 6 मेरे प्यारे बच्चों आपको पढ़ाया था। चैप्टर नंबर 6 बागो बहार, ये एक दास्तां था, मैंने बता दिया था। आज सवालात और जवाबात, यानी इस चैप्टर के अंदर आपके बोर्ड के इम्तिहान में जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवाल किए जाते हैं, आज उन तमाम सवालों को हम और आप मिलकर हल करेंगे। तो चलिए बगैर वक्त को जाये किए हुए कितने ऑब्जेक्टिव और कितने सब्जेक्टिव इस चैप्टर के अंदर पूछे गए हैं उसको हल करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे। आपका चैप्टर नंबर 6 है बागो बहार, और मैं बता दिया था ये बागो बहार एक दास्तां है, ठीक है। और इसके जो राइटर और लेखक थे बता दिया था, वो मीर अमन देहलवी। कौन थे? मीर अमन देहलवी थे। मैंने बता दिया था इन तमाम बातों को। आप चलते ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर के अंदर जो पूछे गए हैं उसको अब हम सब मिलकर आसानी से हल करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला आपका जो ऑब्जेक्टिव है, बागो बहार का ताल्लुक किस सनफ से था? बागो बहार का ताल्लुक किस सनफ से था? दास्तां से, मजमून से, या खुतूत से, या इंशाइया से? तो बागो बहार का ताल्लुक दास्तान से था। आपका सही ऑप्शन होगा ये दास्तान, ठीक है। अब आगे चलते हैं। बागो बहार किस की तसनीफ है? यानी जो बागो बहार का नाम का चैप्टर है, इसको किसने लिखा, इसके मुसन्निफ कौन है? मैं बता दिया था। आप तमाम बच्चे कमेंट करके जरूर बताए कि इसके मुसन्निफ और लेखक कौन थे। मैंने क्या बताया था? मीर वाइस, या मोहम्मद कासिम, या मीर अमन, या बहादुर अली। तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका होगा वो मीर अमन। कौन? मीर अमन। बागो बहार किसकी तसनीफ है? तो मीर अमन की बागो बहार तसनीफ है। बागो बहार कहां लिखी गई? यानी बागो बहार कहां लिखी गई? फोर्ट विलियम कॉलेज, अलीगढ़, दिल्ली, या गया कॉलेज? तो बागो बहार फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई थी, ठीक है। आगे चलते हैं। बागो बहार किस किताब का तर्जमा है? यानी जो बागो बहार है किस किताब का तर्जमा है? चहार दरवेश, अखलाक मुहसिनी, गंज खूबी, या दास्तान? तो ये बागो बहार जो है चार दरवेश का तर्जमा है, ठीक है। अभी जो बागो बहार है, बागो बहार पर मुसन्निफ को कितने रुपये का इनाम मिला था? मैं बाकायदा तौर पर आपको चैप्टर के अंदर बता चुका हूं कि कितने रुपया का इसको इनाम मिला था। 400, 500, 600 या 700। तो बागो बहार को लिखने पर मुसन्निफ को 500 रुपया का
इनाम मिला था। ठीक है, अब अगला ऑब्जेक्टिव आपका, बागो बहार किताब किस साल मुकम्मल हुई? 1800 या 1801 या 1802 या 1803? तो ये बागो बहार किताब किस साल मुकम्मल हुई? तो आपका सही ऑप्शन होगा 1801, यहां एक छूट गया है, 1801 में। ठीक है, अब बागो बहार में कितने दरवेशों के वाकयात को बयान किए गए हैं? 2, 3, 4, 5। तो आपका सही ऑप्शन होगा 4 दरवेश के वाकया को बयान किए गए हैं। अगला सवाल है, किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब का तर्जमा किया? गुलक्रिस्ट, बहादुर अली, कासिम अली खां या अली खां? तो गुलक्रिस्ट के ख्वाहिश पर बागो बहार जैसी किताब का तर्जमा किया। और अगला ऑब्जेक्टिव आपका, शहजादे के वालिद और मलिक सादिक के दरमियान क्या रिश्ता था? मैं बजाबता चैप्टर के अंदर बता दिया हूं, दोस्ती का, भाई का, चचे का या खालू का। तो इन दोनों के दरमियान दोस्ती का रिश्ता था। ठीक है, अब शहजादा फकीर को कितनी अशरफिया देता है? 1, 2, 3 या 4? तो शहजादा फकीर को चैप्टर के अंदर बता दिए हैं, 1 अशरफिया देता है। ठीक है, अंधे फकीर का ताल्लुक किस मुल्क से था? अंधे फकीर का ताल्लुक किस मुल्क से था? अफगानिस्तान से, तुर्किस्तान से, हिंदुस्तान से या ताजिकिस्तान से? तो इसका ताल्लुक था हिंदुस्तान से। अंधे फकीर का ताल्लुक कहां से था? हिंदुस्तान से। अगला है, सफर पर रवाना होने से पहले मुबारक ने बाजार से कौन कौन सी चीज खरीदे थे? अतर और बखोर या केला और अमरूद, चावल या दाल या गुलाब? यानी सफर पर रवाना होने से पहले उन्होंने बाजार से कौन कौन सी चीज खरीदे थे? तो अतर और बाखोर खरीदे थे। ठीक है, मुबारक और मलिके सादिक से किस मकसद के तहत मिलने गया था? यानी मुबारक जो मलिके सादिक जिनों का जो बादशाह था उससे मिलने गया था, किस मकसद के तहत? तो 40वां बंदर, हिफाजत, माल मदद या हुकूमत? तो उनसे मिलने गया था 40वां बंदर पर जो उनके चचा कब्जा किए हुए थे, उसी के सिलसिले में उनसे मिलने के लिए गया था। आगे चलते हैं, मलिके सादिक ने शहजादा की मदद के लिए कौन कौन सी शर्त रखी थी? गुलबदन की तलाश, शहजादी की तलाश या बीबी की तलाश या जिन की तलाश? तो आपका सही ऑप्शन होगा गुलबदन की तलाश। क्या होगा सही ऑप्शन? गुलबदन की तलाश। अब अगला आपका ऑब्जेक्टिव है, मीर अमन की पैदाइश कहां हुई? लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली या कानपुर? तो इनका पैदाइश कहां हुई? बाजाबता चैप्टर के अंदर बता दिए हैं, इनकी पैदाइश दिल्ली में हुई थी। आगे चलते हैं, किस साल मीर अमन का तकर्रुर फोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ? 1800, 1801, 1802 या 1803 में? तो 1801 में इनका फोर्ट विलियम कॉलेज में तकर्रुर हुआ। अब अगला ऑब्जेक्टिव है, मीर अमन को महाना कितना मिलता था? यानी फोर्ट विलियम कॉलेज में जो पढ़ाते थे उसको कितना महीना या महाना मिलता था? 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया या 50 रुपया? तो आपका सही ऑप्शन, यानी उसको कॉलेज में पढ़ाने का सिर्फ 40 रुपया महीना मिलता था। ठीक है, मीर अमन की शोहरत किस किताब से हुई थी? बागो बहार, इखलाके मुहसिनी, गंज खूबी या उनमें सब? तो उनकी जो शोहरत हुई थी वो बागो बहार के लिखने की वजह से। ठीक है, अब आगे चलते हैं, बागो बहार किस साल तबाह हुई? 2000, 1802, 1803, 1804 या 1805? तो बागो बहार जो हुई ये 1804 में तबाह हुई। ठीक है, और मीर अमन का तखल्लुस क्या था? लुत्फ, अत्फ, शाद या कासिर? तो इसका जो तखल्लुस था, मैं चैप्टर जो पढ़ा रहा था सबसे शुरू में बताया था, इसका चैप्टर क्या था, इसका तखल्लुस क्या था? इसका तखल्लुस लुत्फ था। ठीक है,
ये आपके ऑब्जेक्टिव हो गई। यानी बागो बहार के अंदर कुल 20 ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। अब तमाम बच्चों बेहतरीन से इसको स्क्रीनशॉट कीजिए और कॉपी में नोट कर अच्छी तरीके से इसको जहन नशी कीजिए। अब आपके इस बागो बहार नाम का जो चैप्टर है उसमें सब्जेक्टिव जो पूछे गए हैं अब उसको हल करते हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव को हल करते, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें है बागो बहार का ताल्लुक किस सन्फ से था। तो इसको जो आपको सब्जेक्टिव का जवाब देना है, यानी जो सवाल किया जाए उस सवाल को लिखते हुए उसका जवाब देना है। बागो बहार का ताल्लुक किस सन्फ से था, तो पूरी जवाब लिखना है। बागो बहार का ताल्लुक दास्तान से था, ठीक है। अब दूसरा है बागो बहार किसकी तसनीफ है, यानी इसके मुसन्निफ कौन है। तो बागो बहार के मुसन्निफ मीर अमन देहलवी है, ठीक है। अब तीसरा है बागो बहार कहां लिखी गई। फोर्ट विलियम कॉलेज में बागो बहार लिखी गई। अब चौथा आपका बागो बहार किस किताब का तर्जमा है। बताता चैप्टर के अंदर बता दिए हैं कि बागो बहार किस किताब का तर्जमा है। तो बागो बहार जो है ये चार दरवेश का तर्जमा है, ठीक है। बागो बहार पर मुसन्निफ को कितने रुपया का इनाम मिला था। तो बागो बहार के लिखने पर मुसन्निफ को बजाबता मैं बता दिया हूं, ऑब्जेक्टिव के अंदर भी बता दिया हूं, और आपको जब सबक पढ़ा रहे थे उस दरमियान भी बता दिए थे। बागो बहार पर मुसन्निफ को 500 रुपया का इनाम मिला था। और आपका छठा जो है बागो बहार की सन्ने इशात बताए, यानी बागो बहार कब लिखा गया। तो बागो बहार की सन्ने इशात है 1804 में ये मुकम्मल हुई है, 1804 में इसको लिखा गया। अब आगे चलते हैं, बागो बहार में कितनी दरवेश के वाकयात को बयान किया गया है। तो ये भी बता दिए हैं बागो बहार में 4 दरवेश के वाकयात को बयान किए गए हैं, ठीक है। अब आठवां आपका यह है किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब का तर्जमा किया। यह भी मैं बता चुका हूं कि जॉन गिलक्रिस्ट के ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब का तर्जमा किया, ठीक है। अब नौमा है इस इख्तिसाम में किन किन मुल्कों का नाम आया है। मैं बताता चैप्टर पढ़ा रहे थे उस वक्त भी बता दिया था। इसमें 2 मुल्क का नाम आया है, एक चीन माचीन और दूसरा हिंदुस्तान। इसमें चीन माचीन और हिंदुस्तान का नाम आया, ठीक है। 10वां है शहजादे के वालिद और मलिके सादिक के दरमियान क्या रिश्ता था। यह भी बता दिए हैं कि उन दोनों के दरमियान दोस्ती का रिश्ता था। 11वां है शहजादा फकीर को कितनी अशरफिया देता था। यह भी बता दिए हैं कितनी अशरफिया देता है। तो अंधे फकीर को शहजादा फकीर को कितना अशरफिया देता है, 1 अशरफिया देता है। आगे है अंधे फकीर का ताल्लुक किस मुल्क से था। मैंने यही बता दिया था आपके चैप्टर के अंदर कि अंधे फकीर का ताल्लुक जो था वो हिंदुस्तान से था, ठीक है। आप तमाम बच्चों इसका स्क्रीनशॉट कर सबसे पहले इसको अपने कॉपी पर नोट करें, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जो ज्यादातर आपके मुख्तसर तरीन सवाल जो आपके बोर्ड के इम्तिहान में पूछे जाते हैं, मैंने उसको भी आप तमाम बच्चों के लिए आसान कर दिया है ताकि आपको जर्रा बराबर दुश्वारी और परेशानी ना हो। तो सबसे पहला जो है मेरे प्यारे बच्चों, मुबारक शहजादे को उसके चचा से नजात दिलाने के लिए क्या मशवरा देता है। यानी उसके चचा जो उस पर जुल्म कर रहे थे, तो मुबारक इसको क्या मशवरा देता है। मुबारक शहजादे को उसके चचा से नजात दिलाने के लिए यह मशवरा देता है कि जिनों के बादशाह मलिके सादिक के पास चलो, वो तुम्हारे वालिद मरहूम का दोस्त था, उसके सामने तुम्हारे चचा के जुल्म को बयान करेंगे तो वो 40वां बंदर जो जिसपे वो कब्जा किए हुआ है वो तुमको लौटा देगा। ये बजाबता आपके सब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे कि मुबारक शहजादे को उसके चचा से नजात दिलाने के लिए क्या मशवरा देता है। मैंने बता दिया मुबारक शहजादे को उसके चचा से नजात दिलाने के लिए यह मशवरा देता है कि जिनों के बादशाह मलिके सादिक के पास चलो, वो तुम्हारे वालिद मरहूम का दोस्त है, उसके सामने तुम्हारे चचा के जुल्म को बयान करेंगे तो 40वां बंदर जो वो कब्जा किया हुआ है वो तुमको लौटा देगा, यानी उससे वो तुमको हासिल करा देगा, ठीक है। अब दूसरा जो है आपका, सफर पर रवाना होने से पहले मुबारक ने बाजार से कौन कौन सी चीज खरीदे थे। मैंने ये भी बता दिया
लेकिन थोड़ा सा ये इसको थोड़ा लंबा करके लिखना है। तो सफर पर रवाना होने से पहले मुबारक ने बाजार से अतर और बखोर और जो मुनासिब वो समझा उसको वो खरीदा, किसके लिए? मलिके सादिक के लिए। ठीक है। और आपका तीसरा जो है सुलेमानी सुरमा की क्या खूबी थी, यानी जब शहजादा और मुबारक जिनों के बादशाह के पास मिलने जा रहे थे उसको कोई चीज नजर नहीं आ रहा था, जब सुलेमानी सुरमा उसके आंख में लगा दी तो उसको तमाम चीज नजर आने लगा। वही पूछ रहे हैं यहाँ, सुलेमानी सुरमे की क्या खूबी है? तो सुलेमानी सुरमे की खूबी ये थी कि जब वो आदमी उसको उस सुरमे को अपनी आंखों में एक बार लगा लेता है तो उसको जिन्नातों की दुनिया नजर आती है और वो उससे गुफ्तगू करने लगा, यानी उससे वो बात करने लगता है। क्या है? सुलेमानी सुरमे की खूबी यह थी कि जब वो कोई आदमी उस सुरमे को अपनी आंखों में लगा लेता तो उसको जिन्नों की दुनिया नजर आने लगती और वो जिन्नों से गुफ्तगू करने लगता, यानी जिन्नों से वो बात करने लगता। और आगे है, मुबारक और मलिक सादिक किस मकसद के तहत मिलने गया था, यानी मुबारक मलिक सादिक से किस मकसद के तहत मिलने गया था? तो मुबारक मलिक सादिक से मिलने इस मकसद के लिए गया था कि शहजादे को उसके चचा ने जो उसके शहजादे पर जो उसके चचा जुल्म कर रहे थे उससे नजात दिलाने के लिए उससे वो मिलने के लिए गया था। ठीक है। आप स्क्रीनशॉट इसको कीजिए और अपने कॉपी पर नोट कीजिए, ये आपके इम्तिहान में इसको पूछे जाते हैं। ठीक है। स्क्रीनशॉट कर अपने कॉपी पर नोट कीजिए। अब आगे चलते हैं। अगला सवाल है, शहजादे फकीर की बेटी को देखकर क्यों बेहोश हो गया था? मैं बजाबता बता दिया हूं क्यों बेहोश हो गया था, लेकिन मैं यहां लिख दिया हूं ताकि आप तमाम बच्चों को आसानी हो जाए और आसानी से इसको समझ सके। ठीक है। शहजादा फकीर की बेटी को देखकर इसलिए बेहोश हो गया था कि एक तो वो लड़की निहायत ही हसीनो जमील थी, यानी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी इस वजह से, और दूसरी बात यह कि वो लड़की थी जिसको वो तलाश कर रहे थे, इस वजह से वो बेहोश हो गया। यानी जिन्हों के बादशाह ने यह शर्त लगाया था और एक लड़की का फोटो दिया था कि अगर तुम इसको तलाश करके ला देते हो, तुम्हारे चचा जो तुम्हारे अब्बू के विरासत पर जो कब्जा किया वो तुमको आसानी से हासिल करा देंगे। तो उन्होंने शर्त लगाया। शहजादे फकीर की बेटी को देखकर इसलिए बेहोश हो गया कि वो लड़की निहायत हसीन जमील, यानी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, और दूसरी बात उसमें यह थी कि वो शहजादे उस लड़की को तलाश कर रहा था। वो बेहोश हो गया कि आप जो मेरा काम था, जो मेरा मकसद था, हम अपने मकसद में अब हम कामयाब हो गए। ठीक है। और पांचवा जो है, मलिक सादिक ने शहजादे को किस बात की ताकीद की थी, यानी जिन्हों के जो बादशाह थे वो शहजादे को कौन सी बात की ताकीद थी? तो किस बात की ताकीद थी? मलिक सादिक ने शहजादे को इस बात की ताकीद की थी कि मेरे काम को होशियारी और अमानतदारी से करना, और इस वजह से बार बार ताकीद करता हूं कि जज्बात में आकर खयानत ना करना। यानी वो इस बात की ताकीद कर रहे थे, वो लड़की जिसको तुम तलाश करने जा रहे हो वो बहुत ज्यादा हसीन और जमील है, उसको देखकर तुम उसके तरफ माइल ना हो जाना, बल्कि हम जो तुमको अमानत दिए हैं उसको उसमें खयानत ना करना, बल्कि जिस तरह वो मिले उसी तरह लेकर उसको मेरे पास आना है। ठीक है। अब छठा है, फकीर ने अशरफी लेकर शहजादे से क्या कहा, यानी जिस फकीर को एक मुल्क के अंदर शहजादे ने एक अशरफिया दिया था वो लेकर उसको क्या कहा? तो फकीर ने एक अशरफी लेकर शहजादे से कहा कि खुदा तेरा भला करे, शायद तू मुसाफिर है और इस मुल्क का नहीं है, और अभी बहुत सारी दुआएं दी और उसको वहां से कुछ नहीं मिला था। यानी शहजादा जो फकीर जो था वो जिस मुल्क में भीख मांग रहा था वो काफी देर से मांग रहा था, कोई आदमी उसे कुछ नहीं दिया, बल्कि शहजादे ने उसको एक अशरफी दी तो उसको बहुत सारे दुआएं दिए और कहा कि तुम यहां का नहीं लग रहा है बल्कि कुछ दूसरे मुल्क का है, यानी मुसाफिर है। अल्लाह ताला तुम जिस मकसद के लिए निकले हो अल्लाह ताला तुम्हारी मकसद को पूरा फरमावे। ठीक है। सबसे आखिरी सब्जेक्टिव जो है, पूरे मुल्क में फकीर की बेटी की शोहरत क्यों थी,
मैंने बता दिया कि बहुत ज्यादा हसीन और जमील थी, बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती की वजह से पूरे मुल्क में उसकी शोहरत होती थी। ठीक है, तो पूरे मुल्क में इस वजह से शोहरत थी। अगरचे वो फकीर की बेटी थी, लेकिन बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, इस वजह से हर जगह उसकी शोहरत होती थी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं आप तमाम बच्चों से गुजारिश करता हूं कि आप हमारे इस चैनल जेटी एकेडमी को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो बात समझ में ना आए उसे जरूर पूछे, और ताकि आप तमाम बच्चों को कोई परेशानी और दुश्वारी ना हो। सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी पर इसको नोट करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर इंशाअल्लाह दूसरी वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।